नमस्कार, मैं हूं सूर्यांश सिंह राजपूत। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ज्योग्राफी। तो आज जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, हमारे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत, आकार और स्थिति को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो भारत, आकार और स्थिति, इन शब्दों से ही आप समझ सकते हैं कि हम ज्योग्राफी के बेसिक्स में जो हमारा इंडिया है, भारत, उसके आकार और स्थिति, इट मीन्स साइज और उसकी पोजीशन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम बिना वक्त जाया करें आगे बढ़ते हैं और ये हमारा चैप्टर का हम पाठ्यचर्या देख लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे भारत की स्थिति क्या है। इसी में हम समझ लेंगे भारत मतलब अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, जो कि हमने क्लास 6 में पढ़े थे, वो हम यहाँ पर एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेंगे। फिर हम आ जाएंगे आकार पर, उसके बाद में हम भारत तथा विश्व पढ़ लेंगे, उसके बाद में हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक, सबसे पहली थीम आ जाती है हमारी भारत की स्थिति। भारत की स्थिति क्या है? तो भारत की स्थिति को समझने से पहले हमें समझने पड़ेंगे देशांतर और अक्षांश। अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक, तो इसके लिए हम समझ चलते हैं ये आगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी के जो भूगोल होता है उसके दो डायग्राम्स बने हुए हैं। ये वाला है अक्षांश के लिए, ये वाला है देशांतर के लिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी। तो इसमें जो क्षैतिज लाइनें जो स्थिति को मापने के लिए कि किसी देश की, किसी भूखंड की, जो आप देखते होंगे जीपीएस में भी यदि हम किसी के साथ लोकेशन शेयर करते हैं तो उसमें भी यही चीज़ें आती हैं कि इतने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को वो बता देता है। तो उससे जो विश्व में कोई भी स्थिति को हम जान सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो जो क्षैतिज लाइनें होती हैं, ये वाली जो क्षैतिज लाइनें होती है, इसे हम कहते हैं अक्षांश। ये लाइनें पूरे ग्लोब को दो हिस्सों में बांटती हैं। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है हमारा पहला डायग्राम, ये हमें बताएगा कि अक्षांश समांतर क्या होते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं 0 डिग्री से लेकर के ये 90 डिग्री तक, 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण। यहाँ पर ये 0 डिग्री, ये हो गया विषुवत वृत्त, ठीक, ये वाला। तो विषुवत वृत्त जो होता है वो पृथ्वी को, या इस वाले डायग्राम में समझिए, ये यदि हम इसको कह दें कि ये विषुवत रेखा है, तो ये पृथ्वी को बिल्कुल बराबर दो भागों में बांट देता है, जिसमें ऊपरी वाला क्षेत्र हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला क्षेत्र आ जाता है दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब उसके बाद में हम देख लेते हैं कि देशांतर क्या होता है। तो ये हमारा देशांतर है। देशांतर में ये वाला आप लाइन देख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है वो हो जाती है 0 डिग्री। इसको कहते हैं ग्रीनिच लाइन। ग्रीनिच लाइन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ब्रिटेन की एक वेधशाला जिसका नाम है ग्रीनिच, वहाँ से निकलती है, और चूंकि उन्हीं लोगों ने इसको देशांतरों में पृथ्वी के भूगोल का मानचित्र बनाया, तो उन्होंने अपने ही देश से निकलने वाली लाइन को ये नाम दे दिया। अब ये बांटती थी उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर नीचे दक्षिणी ध्रुव में, क्या? अक्षांश। ठीक, अक्षांश बांटता था पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो देशांतर होते हैं वो बांटते हैं पृथ्वी को पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली 0 डिग्री हो गई, यहाँ से लेकर के इसी तरीके से ये लाइनें होती हैं। ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये वाला पश्चिमी क्षेत्र हो गया। आप इसमें लिखा हुआ भी देख सकते हैं, ये पूर्व, ये वाला पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर हो गए। ठीक, अब हम पहुंचते हैं अगले थीम पे। अब हमने अक्षांश और देशांतर समझ लिए, उसमें हम देख लेते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर क्या है। तो अक्षांश हमने बोला था कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। चूंकि आप इस वाले मैप से समझ सकते हैं कि ये विश्व का है, तो इसमें ये वाला हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक, ये जो बीच में दिख रहा है ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये वाला। तो ये 0 डिग्री। तो अब इसके ऊपर जो क्षेत्र हो गया वो हो गया क्या? उत्तर में स्थित। तो भारत, हमें पहली चीज तो पता चल गई कि भाई भारत पृथ्वी में उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा आ जाता है, ये हो गया हमारा देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। अब इसके इस तरफ वाला क्षेत्र हो गया कौन सा? पूर्व। ये वाला हो गया क्या? पश्चिम। तो भारत उत्तर पूर्व में स्थित है, ये हमें पहली चीज पता चल गई। अब हम देख लेते हैं कि भारत के देशांतर और अक्षांश क्या है। ये देख लिया आपने कि ये भारत यहाँ पर स्थित है, ये एशिया के दक्षिणी, ये हमारा एशिया है, इसके दक्षिणी भाग में भारत यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक, अब इसमें
हम देख लेते हैं कि भारत के अक्षांश और देशांतर क्या है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक भारत की अवस्थिति है, ठीक। और यहाँ पर ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर में भारत की अवस्थिति। अब हम देख लें कि भाई देशांतर में स्थिति क्या है। तो देशांतर में है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के यहाँ पर आ जाता है 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत की स्थिति आपको मिल जाएगी। तो ये भारत के ये हो गए अक्षांश और ये दो हो गए देशांतर, ठीक। तो भारत, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो था हमारा भारत का आकार। भारत का आकार क्या है, ठीक। तो भारत के आकार में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कितना क्षेत्रफल होगा। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो आपको मिल जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक। क्षेत्रफल हो गया भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और विश्व का, यदि हम विश्व को 100% मान लेते हैं तो उसमें भारत कितना हिस्सा है। तो भारत के पास हिस्सा है 2.4%। 2.4% हिस्सा ये भारत का क्षेत्रफल है जो पूरे विश्व के सापेक्ष भारत के पास है, ठीक है। ये भारत का आकार हो गया। अब इसके बाद हम देख लेते हैं भारत जो है वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के परिप्रेक्ष्य में 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले यहाँ पर आ जाता है रशिया, ये कनाडा, अमेरिका, यहाँ पर ब्राज़ील, ये ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से अन्य देश भी हैं और चीन। उसके बाद में आता है हमारा भारत। भारत 7वां सबसे बड़ा देश हो जाता है। अब हम आ जाते हैं भारत और विश्व। तो विश्व तो बहुत बड़ा है उसमें, लेकिन भारत की इम्पोर्टेंस क्या है, भारत तथा विश्व में हमें यही समझना है। एक तो आप जानते हैं कि भारत बहुत प्राचीन देश है। लगभग आज से 4500 वर्ष पहले भी हमारी सभ्यता थी, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से आती है। तो भारत एक प्राचीन देश है, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत के विश्व के साथ संबंध भी पुराने रहे होंगे और हड़प्पा सभ्यता में भी भारत के अन्य देशों के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं। अब हम भारत की केंद्रीय स्थिति कैसे समझेंगे कि भाई भारत इस विश्व में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस मैप में आप देख सकते हैं भारत विश्व में एक केंद्रीय स्थिति कैसे रखता है, भारत की इंपॉर्टेंस विश्व में कैसे। तो आप सबसे पहले ये समझ सकते हैं कि ये जो आप नीचे देख सकते हैं ये है हिंद महासागर, ठीक, ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर विश्व के जो अन्य महासागर हैं उनसे जुड़ा हुआ है, ठीक। इस चीज को आप यदि देखना चाहें तो आप इस मैप में देख सकते हैं। ये इस वाले मैप में आप देखिए कि ये भारत है, ये हिंद महासागर है, ठीक। और हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, हिंदुस्तान, वो उसी से बनता है हिंद महासागर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत की इंपॉर्टेंस क्या है। अब हिंद महासागर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मलक्का जलडमरू मध्य के द्वारा प्रशांत महासागर से भी जुड़ा हुआ है। ये हमारा अटलांटिक महासागर है, तो ये केप ऑफ गुड होप के नीचे से इससे भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लगभग ये आप देख सकते हैं सभी महासागरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह विश्व व्यापार में केंद्रीय स्थिति अपनी रखता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंद महासागर है उसकी केंद्रीय स्थिति में आप भारत को देख सकते हैं। ये हमारा नीचे हिंद महासागर है और आप उसमें देख सकते हैं कि भारत उसके बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। तो इस वजह से भारत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो गई भारत की स्थिति। आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो कौन से महाद्वीप में आता है, तो वो आ जाता है एशिया महाद्वीप में। और कौन से महासागर के तट पर स्थित है, तो वो है हमारा हिंद महासागर। ये तो याद करना कोई कठिन नहीं है, ठीक। किलोमीटर है। हम देख चुके थे कि 2.4% हिस्सा भारत विश्व में रखता है। लेकिन अब हम आते हैं कि स्पेसिफिक भारत, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो भारत की स्थल सीमा है, भारत की स्थल सीमा है वो आ जाती है 15,200 किलोमीटर। और जो समुद्री सीमा, मैं अभी बताऊंगा आपको, ठहरिए मैं आपको बताऊंगा कि समुद्री और स्थलीय सीमा में क्या फ़र्क होता है।
ये आ जाती है 7512 किलोमीटर। अब आप कहेंगे कि स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा वह है जो भारत का किसी अन्य देश के क्षेत्रफल के साथ या स्थल के साथ साझा करता है। तो ये वाली जो आप देख रहे हैं ये हो गई भारत की स्थलीय सीमा। ये भारत की स्थलीय सीमा आ जाती है यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक। तो ये वाला जो है ये है 15,200 किलोमीटर का ये जो हमारी स्थलीय सीमा है वो हो गई। अब आप कहेंगे कि समुद्री सीमा, तो समुद्री सीमा यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ, उससे बता देता हूँ। तो ये जो समुद्र के साथ या जलीय सीमा भी कहते हैं, जो समुद्र के साथ यहाँ से साझा होती है वो, और यहाँ पर ये जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है इसमें ये भी शामिल है, क्योंकि ये भी भारत के अभिन्न हिस्से हैं। तो ये भी जो इनका क्षेत्रफल है उसको भी इसमें जोड़ लेते हैं, और इस तरीके से ये हो जाती है 7512 किलोमीटर की हमारी जलीय सीमा। ठीक, आप ये समझ गए। तो ये हमारी स्थलीय सीमा और जलीय सीमा हो गई। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश, अब आप यहाँ पर ये मानचित्र देख पा रहे हैं। अब इस मानचित्र में सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले तो इस मानचित्र में हमें ये समझना होगा कि ये जो भारत है इसकी कौन सी दिशा कहाँ पर है। तो ये जो आप सबसे ऊपर इस वाले क्षेत्र को देख रहे हैं ये भारत का उत्तरी हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, इसे हम भारत का पश्चिमी क्षेत्र कह देते हैं। ये वाला आ जाता है पूर्वी क्षेत्र, ठीक, और ये वाला आ जाता है दक्षिणी क्षेत्र जो नीचे की ओर है। यहाँ से ये जो कर्क रेखा, ये जो आप कर्क रेखा देख रहे हैं, ये जो गुजरती है इसको बोलते हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स की जो अक्षांश है उसे हम कह देते हैं कर्क रेखा। ठीक, तो ये जो कर्क रेखा है भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। ये जो कर्क रेखा के ऊपरी वाला भाग है जो मध्य प्रदेश और गुजरात के ऊपर वाला भाग है इसे हम कह देते हैं उत्तरी भारत। ये वाला हो गया दक्षिणी भारत, और यहीं से बीच में से एक याम्योत्तर निकलती है जिससे हम टाइम डिसाइड करते हैं, या आप यूं कह लीजिए कि जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश है इसके इस तरफ वाले भाग को हम कह देते हैं पश्चिमी भारत, और यहाँ पर ये हो जाता है पूर्वी भारत। ठीक, तो इन दिशाओं के परिप्रेक्ष्य में हमें विश्व की स्थिति जानना है। क्वेश्चन आते हैं तो वो भी ऐसे ही आते हैं कि कौन सा देश किस तरफ स्थित है। तो आप इस मैप को दिमाग में लीजिए, उसे रटिए मत कि पाकिस्तान उत्तर पश्चिम में स्थित है, चीन उत्तर पूर्व में स्थित है, इस तरीके से रटिए मत। आप इस स्थिति में देखिए कि कौन सा देश कहाँ पर है। ठीक, दिशाओं को फिर से देख लेते हैं, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, अब हम सबसे पहले आ जाते हैं पाकिस्तान। अब आप ही बता दीजिए कि पाकिस्तान भारत के किस दिशा में या किस क्षेत्र में स्थित है। पाकिस्तान से जो हमारी सीमा साझा होती है वो किस क्षेत्र में स्थित है, तो हम कह देंगे उत्तर पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिमी सीमा पर स्थित हो गया हमारा पाकिस्तान। यहाँ पर आता है फिर अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान बहुत छोटी सीमा साझा करता है, सिर्फ इतने से भाग में अफगानिस्तान की सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद में आ जाता है हमारा चीन जो कि उत्तरी क्षेत्र में भी है और एक तरीके से उत्तरी पूर्व में भी है, क्योंकि चीन यहाँ से लेकर के इस वाले अरुणाचल प्रदेश तक सीमा साझा करता है। उसके बाद में आ जाता है म्यांमार जो पूर्णतः पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तर पूर्व में हमारी 7 सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, ये वाले राज्य, इनसे सीमा साझा करता है म्यांमार। उसके बाद में यहाँ पर ये नीचे देख लीजिए, ये बचा बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश आ जाता है, जैसे हम कह सकते हैं कि ये भारत के दक्षिणी क्षेत्र में सीमा साझा करता है। ठीक, दक्षिणी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र भी, क्योंकि ये इस तरफ है भारत के। अब इसके बाद में ये तो हो गए स्थलीय देश जिनके साथ हमारी सीमा साझा होती है। 2 देश और ऐसे हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरीके से भूमि से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो हमारे समुद्र तटीय क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ये है हमारा लक्षद्वीप और यहाँ पर ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ एक देश है मालदीव, जो अभी चर्चा में भी रहा। मालदीव घूमने के लिए लोग जाते हैं, आप सुनते होंगे कि मालदीव गए। ये विश्व के बहुत महंगे डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ पर बहुत महंगे रिसोर्ट्स और यहाँ पर ट्रैवल करना बहुत लग्जरी माना जाता है। तो ये मालदीव एक देश हो गया। दूसरा है हमारा श्रीलंका, जो कि भारत की मुख्य भूमि से बहुत नज़दीक स्थित है। तो ये 2 देश हमारे भारत के तटीय पड़ोसी देश हो गए, या हम कहें कि जलीय पड़ोसी देश कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भारत और पड़ोसी देश हो गए। ये चैप्टर 9th क्लास का पहला चैप्टर हमने यहाँ पर ख़त्म कर लिया है।
तो धन्यवाद। मैं हूँ सूर्यान सिंह राजपूत।